नमस्कार, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अम्ल, सार व लवण, जिसके 4 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें मेन टॉपिक रहेगा लवण परिवार। लवण में अपने जो बुक में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले ये पता कर लेते हैं कि लवणों का पीएच मान क्या होता है और जो सामान्य लवण होते हैं उनके सूत्र क्या होते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक क्या है, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग लवण के बारे में बात करेंगे। तो लवण परिवार की बात करते हैं। लवण परिवार में पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ जो सामान्य आपके लवण हैं उन लवणों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से लवण हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं। तो लवण परिवार के पहला इसमें आ रखा है आपका पोटेशियम सल्फेट। मतलब आपको जितने भी सामान्य लवण होते हैं उनके सूत्र पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, लवणों का सूत्र पता होगा तो उसके अनुसार हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी समीकरण होती है, उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका सूत्र? होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। इसके बाद सोडियम सल्फेट की बात करते हैं। सोडियम सल्फेट का भी फॉर्मूला होता है आपका N2SO4। ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट का N2SO4। कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4। कॉपर सल्फेट का CuSO4। सोडियम क्लोराइड का, जिसको नमक बोलते हैं, NaCl। सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। जिस प्रकार नाम है उसी के अनुसार बनेगा, जो इसका प्रतीक है उस प्रतीक के अनुसार ही फॉर्मूले बनते हैं। आप देख सकते हो पोटेशियम का प्रतीक K है तो K2SO4 हो गया। सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया अपना। कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 हो गया। सल्फेट का SO4, मैग्नीशियम का अपना Mg। कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4। सोडियम क्लोराइड का हो गया अपना NaCl और सोडियम नाइट्रेट का हो गया आपका NaNO3। नाम के अनुसार, जो नाम है, नाम का प्रतीक है, उसी के अनुसार हम लोग इनके सूत्र बना रहे हैं। सूत्र है उन्हीं के अनुसार। आगे देखते हैं अगले सूत्र कुछ। सोडियम नाइट्रेट तक हमने देख लिए। इसके बाद अपना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट CO3 होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा आपका Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है अपना? Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम को बोलते हैं NH4। क्लोराइड हो गया आपका Cl, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं। पोटेशियम को K बोलते हैं, नाइट्रेट NO3, KNO3। ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपका AlCl3। क्योंकि 3 क्यों लिखा है? क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस की 3 होती है, क्लोरीन की माइनस की 1 होती है। तो आवेशों का मान उदासीन करने के लिए दोनों तरफ जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होना चाहिए। जिंक सल्फेट आप जानते ही हो, ZnSO4। सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र होता है CH3COONA। इसका नाम हो गया सोडियम। ये एसीटेट का फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। नाम है उन्हीं के अनुसार हमने सूत्र बनाए, देख सकते हैं आराम से दोबारा। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। जिंक सल्फेट ZnSO4। सोडियम एसीटेट CH3COONA और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो हो गया आपका NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं लवणों का पीएच मान। लवणों का जो पीएच मान होता है वो किस प्रकार का होता है, कौन से लवण का पीएच मान कैसा होता है? तो लवण आपके 3 प्रकार के लवण होते हैं। एक आपका उदासीन लवण हो गया, जिसका पीएच मान 7 होता है। एक आपका अम्लीय लवण है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। एक आपका क्षारीय लवण होता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल आपका प्रबल होगा, क्षार आपका दुर्बल होगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। और
सारे लवण का बनेगा, सार आपका प्रबल होगा और अम्ल आपका दुर्बल होगा, तो सारे लवण बनेगा। उदासीन का बनेगा, जो दोनों ही प्रबल हो या दोनों ही दुर्बल हो, उस स्थिति में अपना उदासीन लवण बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो प्रबल अम्ल और प्रबल सारक कि आपस में अभिक्रिया करते हैं। जैसे हम लोग कर भी गए, आपको मैं बता देता हूँ एक उदाहरण। जैसे प्रबल अम्ल HCl हो गया, प्रबल सार आपका NaOH हो गया, NaOH, इनके आपस में अभिक्रिया करते हैं। इनके द्वारा बनने वाला लवण होता है NaCl प्लस H2O। ये जो सोडियम क्लोराइड जो लवण बना है प्रबल अम्ल और प्रबल सार के द्वारा, इसका जो pH मान होता है, इसका pH मान पूरा 7 होता है। कितना होता है? पूरा 7 होता है। ये दे रखा है कि लवण के pH मान 7 होता है, ये उदासीन होता है। ये लवण उदासीन होता है क्योंकि दोनों ही प्रबल है। दोनों ही दुर्बल होंगे तो भी उदासीन होगा। यदि एक प्रबल हुआ तो जो प्रबल है उसका उसमें गुण जाएगा। जैसे नीचे वाला कंडीशन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक के लवण के pH मान 7 से कम होता है। इस स्थिति में आप देख सकते हो आपका लवण प्रबल है। लवण किस प्रकार का है? प्रबल लवण है। प्रबल है तो गुण अम्लीय रहेगा, उसका pH मान 7 से कम होगा और ये अम्लीय होता है। सीधी सी बात है। इसमें आप उदाहरण देख सकते हो। उदाहरण में आपको बताता हूँ। प्रबल अम्ल का उदाहरण आप ले लो, HCl ले लेते हैं। जैसे HCl प्रबल अम्ल ले लिया, दुर्बल सार ले लो। इसके अंदर दुर्बल सार में मैं ले लेता हूँ CaOH2, जैसे ये मैंने ले लिया। अब इसमें एक दाब का जल बना दो। जल का फॉर्मूला क्या होगा आगे? जल का जैसे हमने बनेगा CaCl, तो लवण बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और जल का सूत्र हो गया H2O। जल के इसके अंदर 2 अणु बन जाएंगे अपने 2, और यहाँ पर अपना 2 हो जाएगा। तो इसमें जो ये बनने वाला लवण होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन है नीचे वाली, दुर्बल अम्ल होना चाहिए और प्रबल सार होगा तो लवण का pH मान 7 से अधिक होता है और ये अपना सार ही होता है। दोबारा देख सकते हैं अपना कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल सार होगा तो आपका pH मान, बनने वाला लवण का pH मान 7 होगा, ये उदासीन होगा। इसके बाद अम्ल आपका प्रबल है और सार आपका दुर्बल है, तो लवण का pH मान 7 से कम होगा क्योंकि अम्ल यहाँ पर प्रबल दिया हुआ है। ये जो प्रबल अम्ल होगा उसी का गुण होगा, अम्लीय गुण होगा। इसके बाद में दुर्बल अम्ल है और प्रबल सार, इसका मतलब है उसमें गुण सार ही रहेगा। सार का pH मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए ये लवण बनने वाले लवण होंगे वो कौन से लवण होंगे? सारे लवण होंगे। आगे बात करते हैं लवणों के pH मान की। हमने बात कर ली। आगे हमें लवण का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, साधारण नमक। तो नमक के बारे में आपको पता ही है, जो हम लोग खाने में काम में लेते हैं। नमक का पहले सबसे पहले बात है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखो, साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। यदि आपसे पूछ ले कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो रासायनिक नाम होगा उसी से सूत्र बनेगा, सोडियम क्लोराइड। एक लवण है, लवण का रासायनिक नाम सोडियम को Na बोलते हैं और क्लोराइड को क्या बोलते हैं? Cl। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। अब हम बात करते हैं कि नमक को किस प्रकार बनाया जाता है। एक तो वो समुद्र का खारा पानी क्वारिया बनाकर उनमें पानी को सुखाकर वो तैयार किया जाता है, वो होता है। अपनी जो हम लोग रासायनिक प्रयोगशाला में नमक को किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें निर्माण की विधि है। निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं। आपने प्रबल अम्ल के बारे में नाम सुना, अभी पीछे बताया मैंने। प्रबल अम्ल कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है आपका HCl। क्या होता है? HCl। प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और प्रबल की अभिक्रिया प्रबल सार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड वह जल का निर्माण होता है। मतलब आपको ये पता है कि HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करते हैं, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल सार के साथ करते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। करके देख लेते हैं। प्रबल सार हो जाएगा आपका NaOH। एक तो बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड और एक बनेगा आपका जल। अब बनता कैसे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। बताइए, टूटेगा तो H के ऊपर प्लस आएगा, Cl के ऊपर माइनस आएगा, Na के ऊपर प्लस आएगा, OH के ऊपर माइनस। ये प्लस वाला आएगा माइनस वाले के पास, ये प्लस वाला माइनस वाले के पास। आगे जाके बनेगा Na प्लस का Na प्लस Cl माइनस। प्लस वाला आगे लिखेंगे, माइनस वाला पीछे लिखेंगे और आपका जल बन गया H2O। अब ये हो गया आपका प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं, और ये H2 जल हो गया। इस प्रकार बने जो ये बनाया ना, ये जो नमक है उदासीन है, उसका pH मान 7 हो गया क्योंकि इसमें हमने प्रबल अम्ल काम में लिया और प्रबल सार काम में लिया। इसका मतलब इस लवण का pH मान कितना होगा? 7 होगा। इसके बाद आगे देखो, नमक के उपयोग की बात करते हैं।
तो नमक के उपयोग, ये साधारण नमक के उपयोग है। उपयोग तो एकदम लोग भोजन में खाने के रूप में करते ही हैं। देखो इसमें दे रखा नमक का उपयोग भोजन के रूप में। आप लोगों को पता है कि हम लोग खाना, जो भी खाना बनाते हैं लगभग उसमें नमक का उपयोग करते ही हैं। उसके बाद में जो ये अपना दे रखा है उपयोग नंबर जो 1 दे रखा है, इसमें हम लोग अलग अलग करके भी उपयोग बना सकते हैं। जैसे देखो इसका उपयोग धावन, ये धावन नहीं सॉरी धावन है, धावन सोडा या धोने का सोडा बोल सकते हैं। धावन सोडा जिसका सूत्र होता है आपका Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। विरंजक चूर्ण है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, जिसको जल को शुद्ध करने में काम में लेते हैं। कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको आप जानते हैं HCl है। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी सूत्र बताया था मैंने आपको, NaHCO3 आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में ये काम में लिया जाता है। इसका मतलब इसके बहुत उपयोग हैं। जितने भी पदार्थ दे रखे हैं, चाहे धावन सोडा हो, चाहे अपना विरंजक चूर्ण हो, चाहे कास्टिक सोडा हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, या अपना मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा होता है, उनको बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में साधारण नमक का या सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। एक तो अपना बता दिया मैंने आपको, नमक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। साधारण नमक होता है उसका उपयोग भोजन के रूप में, खाना बनाने के रूप में काम में लेते हैं। और दूसरा उपयोग अलग अलग बता सकते हैं, जैसे धावन सोडा बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, विरंजक चूर्ण बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, कास्टिक सोडा बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। अगला है अपना दूसरा लवण है, वो है कास्टिक सोडा। पहले कास्टिक सोडे के नाम देख लेते हैं। कास्टिक सोडा हो गया, पहले इसका रासायनिक नाम अपने पता होना चाहिए। जैसे साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, उसी प्रकार कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या होता है अपना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, जो कि एक प्रकार का पर्पल सार भी है और उसके साथ में लवण भी है। इसके निर्माण की विधि की बात करते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है तो उस निर्माण के बारे में देख लेते हैं। निर्माण की विधि देखो आप, ये देखो निर्माण के विधि की बात करते हैं। निर्माण की विधि की बात करते हैं तो अपने को बताना है कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कास्टिक सोडे का निर्माण हम सोडियम क्लोराइड से करते हैं। तो करते कैसे हैं वो इसमें भाषा दे रखी है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। एनोड पर एक गैस निकलती है क्लोरीन, और कैथोड पर एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। इस पूरी प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसकी भाषा क्या दे रखी है, हम पहले भाषा पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक को, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है, जलीय का मतलब H2O, जलीय विलयन लेना है। जलीय विलयन, तो नाम से विलयन नाम हो जाएगा अपना, जलीय विलयन। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस, जो आपका विद्युत परिपथ लिया जाता है, विद्युत प्रक्रम होता है, उसमें आपके 2 सिरे होते हैं। प्लस वाला सिरा एनोड होगा, उस पर आपकी गैस जो प्राप्त होगी वो आपकी होगी क्लोरीन गैस, और कैथोड होगी उसके ऊपर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो अब एक आपसे अलग से कोई क्वेश्चन पूछ लें कि क्लोर सार प्रक्रिया क्या होती है, तो अपने को ये पता होना चाहिए क्लोर सार प्रक्रिया होती क्या है। सार का भी निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। होती कैसे है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उसके साथ में एनोड पर क्लोरीन गैस है और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर तो हो जाएगी आपकी क्लोरीन गैस है, और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। कैथोड पर होगी अपनी हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर सार प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? क्लोर सार प्रक्रिया। इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण में आपको बता देता हूँ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम का क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल का सूत्र होता है अपना H2O। आप यहाँ पर लिख देना, तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे विद्युत धारा। क्या नाम लिखेंगे? विद्युत धारा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक तो आपका कास्टिक सोडा जिसका सूत्र होता है
NaOH, उसके साथ में एक गैस प्राप्त होगी क्लोरीन, और एक साथ गैस होगी आपकी हाइड्रोजन। इसके नीचे हम नाम भी लिख सकते हैं। ये आपकी प्राप्त होगी एनोड पर है, ये आपकी होगी कैथोड पर। ये अपनी किस पर होगी? कैथोड पर। एक गैस आपकी एनोड पर होगी, दूसरी गैस आपकी किसके ऊपर होगी? कैथोड पर होगी। तो कलोर सार प्रक्रिया क्या होती है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक तो सार का निर्माण होता है, उसके साथ में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कलोर सार प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन अपना इसमें साथ में एनोड पर तो अपनी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया को कलोर सार प्रक्रिया कहते हैं। और उसका चित्र है वो मैंने इसमें नीचे आपको दिया भी है, चित्र भी हम लोग इसमें नीचे देख सकते हैं। तो इसकी भाषा अपनी होगी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसके साथ में एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आगे देखो आप, आगे इससे पहले अपना आ रखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग या कास्टिक सोडे के उपयोग दे रखे हैं। उपयोग देख लेते हैं अपने, उपयोग क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहले चित्र में भी इसके उपयोग आए हुए हैं, और इसके साथ में अपने यहाँ पर भी इसके उपयोग आए हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? तो उपयोग नंबर आप एक देखो, कागज उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग या कास्टिक सोडे का उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। साबुन और डिटर्जेंट, आप लोग साबुन हम लोग घर में काम में लेते हैं, डिटर्जेंट कपड़ों को साफ करने के लिए काम में लेते हैं, साबुन को नहाने में काम लेते हैं, उसका निर्माण भी सोडियम कास्टिक सोडे के द्वारा किया जाता है। और बॉक्साइड के शोधन में, बॉक्साइड को शुद्ध करने में, बॉक्साइड धातु होती है उसको शुद्ध करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और इसे प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम लेते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सभी लवणों को काम में लिया जाता है। ये उपयोग है वो सब में लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसे काम में लेते हैं। जैसे ये देखो, ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कलोर सार प्रक्रिया का चित्र है। कलोर सार प्रक्रिया में आप देख सकते हो कि हमने इस प्रकार का एक पात्र बनाया है। इस पात्र में आप देख रहे हो कि दो ग्रेफाइट की छड़ें ली, एक छड़ आपकी ये ले ली, देखो दो ग्रेफाइट की हमने छड़ें ली हैं। एक आपकी ये छड़ हो गई यहाँ पर, और दो ग्रेफाइट की हमने छड़ें ली हैं। पहली छड़ आपकी ये हो गई, और इसके भाग से हमने यहाँ पर क्या जोड़ा है? ये है, ये सिरा हो जाएगा आपका प्लस का एनोड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया एनोड। और एक यहाँ पर हमने ग्रेफाइट की छड़ और ली है, और इसका ये सिरा हो जाएगा ऋणात्मक सिरा, जिसका नाम बोलते हैं, ये एनोड प्लस वाला एनोड हो गया, तो माइनस वाला हो जाएगा अपना कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। ये इस प्रकार का पात्र बनाया हुआ है। देखो इसमें आप हम लोग यहाँ पर ये भाग खुला रखते हैं जहां से नमक का घोल अंदर डालते हैं। नमक का घोल का मतलब होता है NaCl का जलीय विलयन। नमक का घोल NaCl का जलीय विलयन यहाँ से हम अंदर डालते हैं। अंदर डालने पर आपको पता है कि दो चीज हो गई। एक तो आपका हो गया नमक का फॉर्मूला क्या होता है? नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। वो आपको पता है किस प्रकार टूटेगा? Na प्लस में टूटेगा, और Cl किस में टूटेगा? माइनस में। और जो जल होता है, जल का सूत्र होता है आपका H2O, जो H प्लस में टूटेगा, और OH किस में टूटेगा? माइनस में। यहाँ पर एक बीच में एक झिल्ली बनाई हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो झिल्ली। झिल्ली में क्या होता है? तो प्लस वाले भाग इस तरफ हो जाएंगे। जैसे अपने ये Na प्लस में टूटता है, तो इसका मतलब Na प्लस इधर आ जाएगा, और H भी प्लस में टूटता है, H प्लस भी अपना इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इधर की जो ग्रेफाइट की छड़ है वो ऋणात्मक है, क्योंकि हमेशा विपरीत आवेशों का आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों का यदि आकर्षण होगा तो ये छड़ अपनी इस साइड में आ जाएगी। और माइनस वाले हैं वो Cl माइनस इस तरफ हो जाएगा, OH माइनस भी इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी धनात्मक है। विपरीत आवेशों का आकर्षण होगा, ये धन छड़ है, ये अपना इनके ऊपर ऋणावेश है, तो ऋणावेश और धनावेश के बीच आकर्षण होता है। और यदि दोनों के ऊपर आवेश समान है, धनावेश धनावेश होगा, और उनका हमेशा प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद में आगे अपना दे रखा है, ये बीच में झिल्ली है, इस साइड में ऋणावेश हो जाएंगे, इस साइड अपने धनावेश हो जाएंगे। यहाँ से अपना नमक का एक तो वापस जो नमक का घोल है वो भी प्राप्त होता है, इसके साथ में NaOH का निर्माण मैंने बताया कि कलोर सार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता ही है। इसके साथ में देखो यहाँ पर ये एनोड की साइड, मैंने बोला था कि एनोड पर
क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये देखो यहाँ पर Cl2 इसे एक कॉलम अलग यहाँ से अलग बनाया गया पात्र का, ये भाग खुला रखा गया। एनोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उपयोग भी इसी तरह साथ दे रखे हैं, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दे रखे हैं, धातु से ग्रीस हटाने मतलब धातु को साफ करने में किया जाता है इसका उपयोग है। और इसमें देखो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है, कागज बनाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम फाइबर होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा। उसी प्रकार Cl2 का उपयोग दे रखा है, जल को स्वच्छ करने में किया जाता है। और जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल में जो पानी होता है आपने देखो खराब हो जाता है, उसको उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके उस जल को वापस साफ किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में इसका उपयोग होता है। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। उपयोग दे रखे हैं इसके साथ में कोष्टक में भी दे रखे हैं। और हाइड्रोजन का अपना ईंधन है, मार्गरीन, खाद के लिए हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाने के लिए आपकी कौन सी गैस काम आती है? हाइड्रोजन गैस काम आती है। तो ये है आपका कलोर साल प्रक्रिया का नामक के चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। एक आपको बॉक्स बना जो पात्र बना रहे हैं, पात्र में इस प्रकार बना है। यहाँ से आप लोग नमक का घोल डालते हैं। यहाँ पर आपकी दो छड़े ली हुई, ये एनोड होगी, ये दूसरी ग्रेफाइट की छड़े, इसके ऊपर इसके धनावेश सिरा एनोड हो गया, इसका कैथोड हो गया। इनके मध्य एक झिल्ली बनाई हुई है। धनावेश वाला भाग ऋणावेश वाला की तरफ आकर्षित होगी और ऋणावेश वाला भाग धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। इस साइड में अपना NOH प्राप्त होगा। NOH को मैंने उपयोग आपको बता दिए। और यहाँ पर एनोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन। और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो आप वो चित्र काम ले सकते हो, आपसे ये चित्र काम ले सकते हो। ये और वो दोनों एक ही चीज है, उसी प्रक्रिया का चित्र है। ये भी उसी प्रक्रिया का चित्र है, आप इसको भी देख सकते हो ध्यान से। ये देखो इसके अंदर आपके 3 प्रोडक्ट इसमें प्राप्त हो रहे हैं कलोर सार प्रक्रिया में। ये जो आपको रेड वाला जो 3 अलग अलग सिलेंडर बना रखे हैं, तीनों सिलेंडर में अपने अलग अलग चीज हम लोग काम में ले रहे हैं। 3 सिलेंडर कौन कौन से बना रखे हैं? पहला जो रेड वाला सिलेंडर है उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। जो बीच में ग्रीन वाला दे रखा है उसके ऊपर आपकी इसमें क्लोरीन गैस है। और ये जो इधर साइड में दे रखा है उसमें अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH का प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट उसमें प्राप्त होते हैं। कलोर सार प्रक्रिया यही तय है। कोई इसमें हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, उस नमक की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपके 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये हाइड्रोजन गैस होती है किसके ऊपर प्राप्त होती है? इसमें दे रखा है कैथोड के ऊपर। और ये क्लोरीन गैस है किसके ऊपर प्राप्त होती है? एनोड के ऊपर। यही बात अपने मेन पता होनी चाहिए कि एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर आपकी कौन सी गैस प्राप्त होती है। उसके साथ में अपना ये सार बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इनके उपयोग अभी जो मैंने बताए थे उपयोग आपको दे रखे हैं, सेम के सेम उपयोग इसके नीचे दे हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये आपके क्लोरीन के उपयोग दे रखे हैं, ये आपके इधर किसके दे रखे हैं? हाइड्रोजन के। इसमें ये भी बता रखे हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनाते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, उसके भी उपयोग दे रखे हैं कि इस्पात की सफाई में अमोनियम क्लोराइड औषधियां सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए काम में लाता है। उसी प्रकार ये विरंजक चूर्ण है, मतलब क्लोरीन और सोडियम का मिलाकर विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण अपना क्या होता है। ये अपने चित्र देख लिए। ये लो आ गया अपना टॉपिक विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम देख लेते हैं भाई। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2 हो गया अपना। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके निर्माण की विधि की बात करते हैं भाई। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? हमने इसका रासायनिक नाम तो देख लिया भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका आगे हम देखते हैं निर्माण किस प्रकार होता है भाई। विरंजक चूर्ण का निर्माण की बात करते हैं तो इसकी भाषा क्या दे रखी है? शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझे हुए चूने में आपको क्लोरीन गैस प्रोवाइड करनी है। शुष्क बुझे हुए चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दुर्बल क्षार होता है उसको बोलते हैं अपना।
निर्माण की विधि, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि क्या है? शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो हम लोग ये अभिक्रिया पूरी करते हैं। अभिक्रिया अपनी क्या है कि शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जिसके अंदर जल की मात्रा अब नहीं बची है। शुष्क बुझे हुए चूने में आपको कौन सी गैस प्रवाहित करनी है? क्लोरीन गैस प्रवाहित। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। अब आपको पता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, और उसके साथ में किसका निर्माण होगा? जल H2 का निर्माण होगा। तो हमने देख लिया विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बुझा हुआ चूना का मतलब हो गया, एक बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, वो एक प्रकार का आपका दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आपका दुर्बल क्षार होता है। अब हम बात करते हैं आगे विरंजक चूर्ण के उपयोग। भाई विरंजक चूर्ण का उपयोग किस किस में किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग, ये लो हम लोग विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण का अपना क्या क्या उपयोग है? तो उपयोग नंबर 1 बात करते हैं कि रासायनिक जितने भी उद्योग होते हैं, रासायनिक उद्योगों वह प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये उपयोग आप सब में काम में ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी लवण होते हैं वो रासायनिक उद्योगों में काम लेते ही हैं, और प्रयोगशाला जितनी भी प्रयोगशाला होते हैं उस हर प्रयोगशाला में उस हर लवण का उपयोग किया जाता है, हर केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सभी लवण काम में लिए जाते हैं। तो इसका एक उपयोग तो आप देख सकते हो कि विरंजक चूर्ण का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक और रासायनिक उद्योगों में काम में लेते हैं। दूसरा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में जो क्लोरोफॉर्म गैस होती है, जिस गैस को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उस गैस को बनाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखो क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण उद्योगों में क्लोरोफॉर्म जो गैस बनाते हैं CHCl3, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, जिसको सूंघने पर व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तो उसमें उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उसको बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जितना भी पेयजल होता है, पेयजल को जीवाणु मुक्त, यहाँ जीवन मुक्त नहीं जीवाणु है, पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए कीटनाशक के रूप में जो आपके पीने का पानी होता है उसमें उनमें जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं से मुक्त करके जो कीटनाशक होता है वो कीटनाशक के रूप में भी ये काम लेता है। मतलब जल के अंदर जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। मतलब पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक के चूर्ण का। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन बोलते किसको है? विरंजक चूर्ण को, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही बोलते हैं। उसका इंग्लिश में जो नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। यदि आपकी ऊन सिकुड़ रही है, वो सिकुड़ने से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, जिसके कारण आपकी ऊन सिकुड़ती नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश का वर्ड है, इसको विरंजक चूर्ण ही बोलते हैं। ये आपके चार प्रयोग हो गए। पहला रासायनिक उद्योगों व प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, दूसरा आपको मैंने बता दिया क्लोरोफॉर्म गैस बनाने के लिए, और तीसरा सबसे मेन उपयोग है पेयजल में जो जीवाणु विषाणु होता है उनको कीटनाशक के रूप में उपयोग में लेके जल को शुद्ध करने में, और चौथा आपका हो गया ऊन को सिकुड़ने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक मिनट है, देखो